हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी कर्मवीर श्रृंखला 2.0 के धीर वीर गंभीर योद्धाएं, आ जाएं जल्दी कक्षा में और करते हैं फिर क्लास की शुरुआत। और आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? 1857 की महाक्रांति के बारे में, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी महारथी आ जाओ जल्दी से। स्वागत है आप सबका भाई। अंकुश, तान्या, वर्णिका, मधु, प्रियंका, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब और बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? क्या सुन सकते हैं आप सारे बच्चे? जल्दी बताएं। क्या सभी महारथी मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? कमेंट कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सारे बच्चे, अगर मेरी आवाज़ आ रही हो आपको। शुक्रिया, धन्यवाद। स्वागत है आपका भावना जी। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक बढ़िया सी लाइन और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइन ज़रा देखें और इस पे गौर फरमाएं भाई। ये खलील जिब्रान साहब की बेहतरीन लाइन है और खलील साहब कहते हैं, किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग को समझने के लिए यह मत देखिए कि वह क्या हासिल कर चुका है, इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि वह क्या हासिल करने की ख्वाहिश रख रहा है। तो अगर इस बात पे आपका गौर रहेगा, इस बात पे आपका ध्यान रहेगा, तो लगभग लगभग जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी बेसिकली, है ना। तो आपको इसी विचार पे क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे खलील जिब्राल जी के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ये बड़े शायर हैं, फिलोसोफर हैं, है ना, और कवि हैं, पोइट हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पे करी हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात वो कहते हैं कि ज्ञान को मैं ये इस बात को मैं हमेशा अपने जीवन में भी फॉलो करता हूँ और आपको भी करना चाहिए, है ना। वो खलील जिब्राल साहब का बहुत बढ़िया लाइनें हैं जो आपको जीवन भर काम आने वाली हैं। वो कहते हैं, ज्ञान को इतना अहंकारी नहीं हो जाना चाहिए कि वो कभी रो ना सके, इतना गंभीर नहीं हो जाना चाहिए कि वो हंस ना सके, और इतना स्वार्थी भी नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपने सिवा किसी दूसरे का अनुसरण ना कर सके। तो ये भी क्या है? बेहतरीन लाइनें हैं जो कि खलील जिब्राल साहब की हैं। ज़रूर आपको उनको पढ़ना चाहिए जब भी मौका मिले। चलिए इसी के साथ में हम हमारी कक्षा की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट फटाफट से बताइए क्या है सही जवाब। सारे बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1857 के विद्रोह के समय शहंशाह हिंदुस्तान कौन थे? जल्दी बताइए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट फटाफट आंसर करें। 1857 के विद्रोह के समय शहंशाह हिंदुस्तान कौन थे? जल्दी बताइए और आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और दूसरा है आपका अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और साथ ही साथ में फर्रुखशियर। क्या है सही आंसर? जल्दी बताइए सारे बच्चे। चलिए, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है, शानदार, बढ़िया। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए कि 1857 की क्रांति हो रही है बेसिकली, उसके जो नेतृत्व करता है, उसके जो लीडर है बेसिकली, वो कौन है? शाह आलम द्वितीय हैं। ठीक है कि नहीं? सैनिकों ने क्या किया, इनको यहाँ पे नेतृत्व जो है बेसिकली स्वीकार करने के लिए उनको मना लिया गया था। तो 1857 की जो क्रांति है, जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं तब तक क्या करते हैं? 1857 की क्रांति का ये नेतृत्व करते हैं, बशर्ते कि इनका सैनिकों पे भरोसा नहीं होता है। यहाँ पे इनके बारे में क्या है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो बहादुर शाह जो सेकंड है बेसिकली, वो बहादुर शाह जफर के नाम से क्या करते हैं?
शायरी करते हैं, शेर व शायरी करते हैं, और ये उर्दू के बड़े शायरों में आते हैं ना। इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो शेर व शायरियाँ हैं, बड़े काम की है, बहुत सारे लोग इसको गुनगुनाते हैं, है ना। और अक्सर ये भी क्या है, गुनगुना करते थे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी बढ़िया खास बात है। यहाँ पे इनको क्या है, जब ये यहाँ पे अंग्रेजों से छुप रहे हैं, तो इनको क्या है, एक मेजर है जिनका नाम है हडसन, मेजर हडसन, याद रखना है इनका नाम। और मेजर हडसन जो है बेसिकली क्या करते हैं, मेजर हडसन इनको क्या है, पकड़ने के लिए गए हैं। और ये क्या है, हुमायूं के मकबरे के पीछे क्या है, बेसिकली छुपे हुए हैं। और हुमायूं के मकबरे के पीछे छुपे हुए हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी उर्दू में शायरी करते हैं। और साथ में यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी जो है इसको मेजर हडसन को भी है। तो यहाँ पे क्या है, मेजर जो हडसन है बेसिकली, और वो क्या करते हैं, अपने शायराना अंदाज में क्या करते हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं। तो ये जब हुमायूं के मकबरे के पीछे छुपे होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, मेजर हडसन क्या करता है, एक लाइन सुनाता है, और वो बड़ी बढ़िया लाइन है। और फिर उसका रिप्लाई क्या आता है वो भी आप देखिएगा। यहाँ पे क्या है, मेजर हडसन उनको कहता है, बहादुर शाह जफर को कहता है, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो ये कौन कह रहा है, इस बात को कह रहा है कौन, मेजर हडसन। और ये किसको कहा जा रहा है, बहादुर शाह जफर साहब को कहा जा रहा है। मतलब आप देखो हालत, मतलब बंदूकें तनी हुई हैं और वैसी स्थिति है, और उसके बाद में क्या किया जा रहा है, इस तरह की शेर और शायरियों में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है इधर। तो यहाँ पे क्या है, बहादुर शाह जब उसका जवाब देते हैं बेसिकली, तो बहादुर शाह जवाब देते हैं उसमें, गाजियों में बू जब तलक रहेगी, याद रखना आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ वाकई, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरह का जवाब जो है बेसिकली आप इमेजिन नहीं करते, है ना। ऐसा अगर मान लेते हैं किसी के गर्दन पे क्या लगी हुई है, बंदूक लगी है, और उसके बाद में अगर वो ऐसा जवाब देगा, तो मतलब आप इमेजिन करिए कि कैसा वहाँ पे रहा होगा माजरा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये बहादुर शाह जफर साहब क्या करते हैं, इसको मेजर, इसको हडसन को क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। और बड़ा मतलब ज़बरदस्त रिप्लाई है। तो ज़बरदस्त रिप्लाई क्या है मैं बता देता हूँ आपको, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, याद रखना है। उसके बाद में जो अगली लाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, और लाइन क्या है, वो कहते हैं, तख्त लंदन तख्त लंदन तक रहेगी तेज हिंदुस्तान की। यानी तेज का मतलब क्या होता है, तेग, सॉरी, तेग का मतलब क्या होता है, तेग का मतलब होता है तलवार। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरह का जब रिप्लाई देते हैं, तो मेजर हडसन क्या करते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद में क्या कर दिया जाता है, इनको 1862 के अंदर क्या कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। रंगून यहाँ पे इनको भेज दिया जाता है। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जब तक ये जेल में रहे, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती है, तब तक ये क्या है, वहाँ पे शेर व शायरियाँ लिखते रहे। इनकी एक और बेहतरीन शायरी जो ये हमेशा गुनगुनाते रहे थे, और आपको भी क्या है, बढ़िया याद होनी चाहिए, काम आएगी आपके जीवन में कहीं ना कहीं। यहाँ पे ये जो जफ़र साहब है, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो क्या है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो तेरी आरजू में कटे, दो तेरे इंतजार में। तो ये भी क्या है, इन्हीं की लाइनें, किसकी, बहादुर शाह जफर की। तो भाई ये थे शहंशाह हिंदुस्तान। कब की बात है ये, 1857 के विद्रोह की बात है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे फिर। करें आंसर जल्दी से, फटाफट से बताइए, शहीद जवान मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे, जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें। आपको बताना है शहीद जवान मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 35वीं नेटिव इन्फेंट्री और 21वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्या है सही जवाब।
सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे भैया, सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिए जब हम बात करते हैं किसके बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, है ना, रिवॉल्ट के बारे में बात करते हैं, सिपाही म्यूटनी के बारे में बात करते हैं, तो कई जगह पे इसको क्या कहा जाता है, भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहा जाता है। कहीं पे इसको 1857 की महान क्रांति या विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कुछ अंग्रेज इसको क्या कहते हैं, सिपाही म्यूटनी के नाम से जानते हैं, केवल सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण थे, यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें राजनीतिक कारण भी है, यानी पॉलिटिकल इसके रीजंस भी हैं, इधर आपके धार्मिक कारण भी हैं, इधर हम देखेंगे इसके में तो आर्थिक कारण भी हैं, तो इसके अलावा इसके सैनिक कारण भी हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तात्कालिक कारण, यानी एट ए टाइम का जो कारण था वो क्या था, तो वो सबसे खास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और तात्कालिक कारण ये था कि यहाँ पे क्या है, एक नई एनफील्ड क्या आई है, राइफल आई है, और उस नई एनफील्ड राइफल में क्या करना होता है, कारतूस लगाने होते हैं। अब वो कारतूस जो है बेसिकली उनको क्या किया जाता है, उनको दांत से खोल करके उसमें कारतूस को उस एनफील्ड राइफल के अंदर क्या है डाला जाता है। अब वो जो कारतूस है बेसिकली उस पर क्या लगी हुई है, गाय और शुगर की चर्बी लगी हुई है, और इससे क्या हुआ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनकी जो धार्मिक भावनाएं वो आहत हुई, वो भड़क गई। और इसकी जो शुरुआत की जाती है सबसे पहले यहाँ पे शहीद जवान मंगल पांडे जी के द्वारा की जाती है, और वो क्या करते हैं, अपने सार्जेंट को क्या करते हैं, शूट कर देते हैं, और उसके बाद में उनको क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद में उनको फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पे जो वीर बहादुर और शहीद मंगल पांडे जी जो है बेसिकली वो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान। तो ये भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी ताकि आगे बढ़ें। आपको क्या करना है, मैच करना है 1857 के विद्रोह के केंद्र और नेतृत्व के बारे में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको मैच करना है, जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी, सभी कर्मवीर, क्या है सही आंसर। देखिए 1857 की जब हम बात करेंगे किसके बारे में, लीडरशिप के बारे में और उसके सेंटर्स के बारे में, तो समझ लीजिए यहाँ पे जो कानपुर है बेसिकली, उस कानपुर में जो विद्रोह का केंद्र था उसको लीडरशिप प्रोवाइड की जा रही है किसके द्वारा, नाना साहब के द्वारा। यहाँ पे नाना फडणवीस जो है बेसिकली, नाना साहब जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा इसको नेतृत्व दिया जा रहा है। बाजीराव सेकंड के क्या है, ये दत्तक पुत्र है बेसिकली, तो वो क्या करते हैं, इसको लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इधर आप देखेंगे इनके सेनापति हैं तात्या टोपे, वो क्या करते हैं, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र में प्रतिरोध करने का काम करते हैं। लखनऊ की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल यहाँ पे क्या करती है भाई, ये विद्रोह का नेतृत्व करती हैं लखनऊ के अंदर। बरेली की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ समझ लीजिए ये जो एरिया है बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, रुहेल साहब के द्वारा। और इधर हम बात करेंगे कि किसके बारे में, बिहार के बारे में, तो बिहार जो है बेसिकली उसमें कुंवर सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, इसका विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये ब्रजेश कादर जो है इसका सही आंसर नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल का आप आंसर करेंगे, फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर करें ताकि आगे बढ़ा जा सके। सही आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर कर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा है, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है। चलिए तो जितने भी महारथी हैं जिन्होंने जवाब दे दिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये पहला क्या था, आंदोलन था बेसिकली, जिसमें क्या किया जाता है,
भारत की जो अभिव्यक्ति है, जो भी अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं जिस भी तरीके से, ठीक है कि नहीं, उसको क्या किया जाता है, अब अंग्रेजों को ये उनको बता दिया जाता है, ये उनको मैसेज दे दिया जाता है कि अब यहाँ से आगे जो है आपका शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला युद्ध कहा जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है, एक संगठित क्या था, ये रेसिस्टेंस था, ये प्रतिरोध था, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। तो इसके जो सही आंसर है वो क्या है, वीर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है ये कहा जाता है। यानी कि 1857 का जो क्रांति है, जिसको सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं, तो वो उसको क्या कहा जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध कहा जाता है, किसके द्वारा, वीर सावरकर साहब के द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जवाब देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5, करिए आंसर जल्दी से। आपको बताना है 1857 के महाविद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दें, आगे बढ़ें। चलिए भाई, जिन जिन भारतीयों ने जवाब दे दिया है बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, 1857 के महाविद्रोह के बारे में, तो 1857 का जब महाविद्रोह होता है, ग्रेट जो रिवॉल्यूशन यहाँ पे होती है, क्रांति होती है, यहाँ पे केनिंग जो होते हैं बेसिकली वो क्या है यहाँ पे, अभी वायसराय बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे केनिंग की जब हम बात करेंगे तो केनिंग का जो कार्यकाल है बेसिकली हम क्या करते हैं, दो फेजेस में देखते हैं। आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद में क्या होता है, यहाँ पे 1857 की क्रांति को क्या किया जाता है, बलपूर्वक ताकत के दम पे क्या किया जाता है, इसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन यहाँ पे आता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एंड कर दिया जाता है, उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। ओके, तो अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये जो लॉर्ड केनिंग है बेसिकली अब बन जाएगा क्या, वायसराय बन जाएगा, ठीक है। तो वायसराय जब बन जाएगा तो ये क्या करेगा, देखो इसने 1800, यहाँ पे याद रखना है आपको, 1856 में जैसे ही क्या किया जाता है, यहाँ पे अनाउंस किया जाता है, क्योंकि ये 1856 में आ रहा है, ये 1856 में आएगा 1856 में, और ये रहेगा 1862 तक रहने वाला है। तो इसके टाइम पे क्या होता है, कई महत्वपूर्ण क्या होते हैं, कानून पास होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कहूं आपसे तो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 का क्या हो रहा है, वो उसके टाइम पे पास होता है। आप देखेंगे आईपीसी जो है बेसिकली इंडियन पीनल कोड, आप लगातार सुन रहे होंगे इसके बारे में, इसी के समय पे क्या होती है, पास होती है 62 के अंदर। जो आईपीसी आप 1860 पढ़ते हो, 1860 पढ़ते हो, इसी के समय पे क्या होता है, वो पास होता है 62 के अंदर। ओके, तो ये इसके समय पे आता है। यहाँ पे ये क्या करता है, थोड़ा सा क्या है, जितने भी हमारे यहाँ पे राजा महाराजा हैं उनके साथ में थोड़ा इसके रिलेशन कैसे हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो क्या करता है, उनके साथ में सामंजस्य करके रखना चाहता है। इसीलिए वो क्या करता है, जितने भी जहाँ पे धार्मिक कारणों की वजह से क्या है, जो भारतीयों की भावनाएं भड़की, वो क्या कर लेता है, ये जो नई एनफील्ड राइफल आई थी उसको क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। गाय और शुगर की जो चर्बी वाले कारतूस होते हैं उसको क्या कर लेता है, ये वापस कर लेता है। तो कई मामले में क्या है, ये बेसिकली कोशिश करता है विद्रोह को रोकने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कर नहीं पाता है। यहाँ पे क्या करता है, ये कोशिश करता है कि आगे जितने भी जो क्षेत्र हैं, जो बार बार क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको लॉर्ड डलहौजी लेकर के आता है, ठीक है कि नहीं, जिसमें क्या किया जाता है, सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, इन सभी राज्यों को क्या कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है। अब उसको भी क्या कर लेता है, वो ये छोड़ देता है। यानी कि अब क्या है, नए राज्यों का एक्विजिशन, उनका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा इस सिद्धांत के थ्रू। तो कई सारी चीजें करता है, बेसिकली कोशिश करता है कि विद्रोह ना हो, लेकिन ये रोक नहीं पाता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। जय हिंद भाई निखिल, स्वागत है आपका सर।
चलिए अगले सवाल का जवाब दें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक 1857 की क्रांति का कारण नहीं है, कौन सा? जल्दी जल्दी बताइए, आगे बढ़िए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। सभी कर्मवीर, क्या है सही आंसर? निम्न में से कौन एक 1857 की क्रांति का कारण नहीं है? जवाब दें। भारतीय सामाजिक मामलों में छेड़छाड़, सैनिकों के साथ भेदभाव, करों में बढ़ोतरी और भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना। क्या है सही जवाब बताइए, फटाफट फटाफट। सारे महारथी जो कक्षा में हैं करें आंसर जल्दी से। चलिए तो देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में, तो बहुत सारे कारण हैं, हमने ऑलरेडी बता दिए आपको। इसमें पहले नंबर पे कौन सा आता है? राजनीतिक कारण, ठीक है कि नहीं? सभी को याद होना चाहिए। पॉलिटिकल जो रीजन है वो बड़ा कारण है। पॉलिटिकल अगर हम कारणों की बात करेंगे, राजनीतिक कारणों की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा कारण क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प का सिद्धांत। यहाँ पे क्या है? डलहौजी इसको लेकर के आता है, ठीक है कि नहीं? आप देख लीजिए 1840 में इसकी शुरुआत हो रही है। इसको और भी इसके कई रूप हुआ करते हैं, बात समझ में आई? इसके क्या थे? पहले कई रूप थे। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा तो इसमें क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, राज्य हड़प की नीति के अंदर क्या होगा? जिस भी शासक के, जो भी भारतीय शासक है, और अगर मान लेते हैं उसका खुद का बेटा नहीं है, उसकी संतान नहीं है, तो वो क्या नहीं करेगा? अब क्या नहीं कर पाएगा? एडॉप्शन नहीं कर पाएगा। यानी अगर वो कोई दत्तक पुत्र ग्रहण करता है, यानी कि अगर वो क्या करता है? गोद लेता है, तो अब उसको क्या नहीं माना जाएगा? उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, और उसका जो भी राज्य है वो क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। तो ऐसे आरोप लगा करके इस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए कई सारे राज्यों को क्या है? अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिया। उसमें क्या है? उसमें एक सतारा है, एक झांसी है, ठीक है कि नहीं? झांसी की जो रानी है, उनकी उम्र उस समय पे लगभग 22 साल के आसपास है, और अब उन्होंने क्या है? उनके पति की एक्सपायरी हो गई है, और उन्होंने एक दत्तक पुत्र को क्या किया है? गोद लिया है, एक बेटे को गोद लिया है, और उसको क्या किया है? अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। इसी में यहाँ पे देखेंगे आप, जो नाना साहब है उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है, समझ में आई? तो सतारा, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, ये ऐसे राज्य थे जिनको क्या किया जाता है? इनको अक्वायर कर लिया जाता है। अवध जो लगातार क्या करता था? अंग्रेजों का समर्थन करता था, उनको सपोर्ट करता था, विश्वास पात्र था, उसको भी क्या किया जाता है? कुशासन का आरोप लगा करके क्या है? उसको अपने राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे थे, ऐसे मामले थे जिसमें क्या कर लिया जाता है? जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मुगल सम्राट के बारे में, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या शाह अगर मैं बात करूंगा, तो उनको क्या है? उनके प्रति सम्मान नहीं है, उनके लिए प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। तो इससे क्या होता है? इन राजनीतिक कारणों की वजह से क्या होता है? यहाँ पे विद्रोह होता है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करूंगा तो यहाँ पे जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो लगातार क्या कर रहे हैं? इनके लिए काम कर रहे हैं, लगातार वो लोगों का शोषण भी करते थे, हमारे यहाँ के सैनिक, ठीक है? लेकिन उनके साथ में भी क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे उनको क्या किया जाता था? एक सैनिक को 7 रुपए क्या दिया जाता था? सैलरी दी जाती थी, अगर वो पैदल सैनिक है तो। अगर वो पैदल सैनिक है तो उसको 7 रुपए मिलते थे। अब इसमें क्या है? उसका खाना पीना भी शामिल है, साथ ही साथ में उसकी वर्दी शामिल है, तमाम चीजें उसके अंदर शामिल हैं। अगर वो क्या है? घुड़सवार सैनिक है तो उसको 27 रुपए दिए जाते थे। उसमें उसको अपना भी ख्याल रखना है और घोड़े का भी ख्याल रखना है, उसका भी खाना पीना, यानी उससे ज्यादा तो देख लो आप। तो वैसी स्थिति थी। यहाँ पे जो सैनिक जितने भी अंग्रेजी सैनिकों के समकक्ष थे, उनकी रैंक वाले थे, तो अंग्रेजों को क्या मिलती थी? ज्यादा रियायतें मिलती थी, उनको ज़्यादा क्या मिलते थे? फेवर्स मिलते थे, उनको अच्छा खाना मिलता था, उनको अच्छा रिहेबिलिटेशन मिलता था। भारतीयों के साथ में ऐसा नहीं था, और भारतीयों को क्या है? वो ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता था, प्रमोशन भारतीयों को ज़्यादा नहीं मिलता था। तो यहाँ पे क्या है? सैनिकों के साथ में अलग अलग क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यहाँ पे क्या किया जाता है? एक कानून लेकर के आया जाता है 1856 के अंदर, और इसमें केनिंग ने स्पष्टता कहा है कि किसी भी सैनिक को कहीं भी समुद्र पार सेवा में भी भेजा जा सकता है। और हमारे यहाँ पे समुद्र पार सेवा को क्या माना जाता था?
हमारे यहाँ पे उसको क्या किया जाता था, सम्मानजनक नहीं माना जाता। यदि कोई सैनिक समुद्र पार सेवा में अगर होकर के आया है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, उसको सोसाइटी से, उसके घर से, उसके समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, काफी अपमानजनक। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सैनिक की नौकरी है वो उतना सम्मान उसको नहीं दिला सकती थी जो समाज में उसको प्राप्त होना चाहिए था। तो यानी कि ये जो नौकरी है वो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक नहीं थी। तो एक बड़ा कारण था कि सैनिकों ने भी क्या किया, इसके लिए विद्रोह किया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे करों के बारे में, तो टैक्सेस लगातार कंपनी के द्वारा क्या किए जाते थे, बढ़ाए जाते थे। ना केवल बढ़ाए जाते थे बल्कि बलपूर्वक उनको कलेक्ट भी किया जाता था। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली कारण हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो एक और कारण जुड़ जाता है, वो है धार्मिक कारण। हमारे धर्म के साथ में छेड़छाड़ उन्होंने, अंग्रेजों ने करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया, हमारे यहाँ पे सती प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है कि नहीं। आज की डेट में सती प्रथा का कोई औचित्य बेसिकली नहीं है, लेकिन उस समय इसको क्या लिया गया, इसको हमारे धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ माना गया। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करता है, 1829 के अंदर एक्ट बना करके राजा राममोहन राय साहब जो है उनके अथक प्रयासों से क्या किया जाता है, भारत में स्पेशली बंगाल में जो सती प्रथा है, सती ट्रेडिशन है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। रीमैरिज एक्ट जो है बेसिकली पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 लेकर के आया जाता है, जिसमें विधवा का पुनर्विवाह करवाया जाता है। इसको यहाँ पे समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, उसको ठीक नज़र से नहीं देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या हो गया है ना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिन पे इन्होंने क्या किया, सख्ती से कानून बनाए, और इसको क्या नहीं किया, हमारे यहाँ पे लोगों ने पसंद नहीं किया। इसको ऐसे माना कि अंग्रेज हमारे मामलों में, स्पेशली धार्मिक मामलों में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ भाई, विद्रोह हुआ। और तात्कालिक कारणों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट फटाफट आंसर करें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए जल्दी से, निम्न में से किसने झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का दमन किया? फटाफट फटाफट बताइए। जॉन निकोलसन, हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैंपबेल और यूरोज, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताइए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग सप्रेस्ड द रेलियन इन झांसी एंड ग्वालियर, क्या है सही आंसर? जल्दी जल्दी बताएं क्या है सही जवाब। चलिए, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मैं हीरोज की बात करूंगा तो हीरोज जो है बेसिकली ये खतरनाक क्या था, अधिकारी था। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे क्या है, झांसी की रानी जो है बेसिकली वो क्या कर रही है, 22 साल की उम्र है और पूरी ताकत के साथ में वो फाइट कर रही हैं। इधर तात्या टोपे जो है बेसिकली ग्वालियर में क्या कर रहे हैं, वो इसका प्रतिरोध करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी जबरदस्त इनके साथ में फाइट कर रहे हैं, बट ये भी यंग है एकदम, है ना। रानी लक्ष्मीबाई जो है बेसिकली वो अपने क्या हैं, घोड़े पे हैं और पूरी ताकत के साथ में वो आगे बढ़ रही हैं, अंग्रेजों को खदेड़ रही हैं। लेकिन अचानक से क्या आता है, एक ऐसा तीर आता है विषैला, और वो क्या कर देता है, एक गोली आती है जो कि उनके साइड से निकल जाती है और रानी क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। तो यहाँ पे हीरोज ने क्या किया था, समझ लीजिए, ग्वालियर में और झांसी में विद्रोह को दबाने का काम किया था। अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे जॉन निकोलसन ने किस एरिया में विद्रोह को दबाने का काम किया, हेनरी लॉरेंस ने किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम किया, और कॉलिन कैंपबेल ने किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम किया। आप कमेंट करके बताना सारे बच्चे। फिलहाल तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब दीजिए, क्या है आंसर? चलिए भाई जल्दी आंसर करो, आगे बढ़ो। बताना है आपको 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों में क्या क्या शामिल है।
क्यों 1857 की क्रांति में हमको सफलता नहीं मिल पाई, क्यों अंग्रेजों को और ज़्यादा वक्त लग गया भारत से जाने में, लगभग और 100 साल का समय लगा। जरा बताएं क्या कारण थे, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताएं आप। सभी आंसर करें सारे, करमवीर जो कक्षा में हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई, देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, 1857 की क्रांति की फेलियर के बारे में, क्यों 1857 की जो क्रांति है बेसिकली वो अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में पूरी नहीं हो पाई, तो इसका एक बड़ा कारण क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यानी प्रभावी नेतृत्व की कमी। यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्चुअली लीडर वहाँ पे हम जिसको कह सकते हैं जो नेतृत्व को क्या करे, वो आगे लेकर के जाए, क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखना है। ये तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं 1857 की जो क्रांति होती है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स में जब हम देखेंगे तो सैनिकों की अपनी समस्याएं, किसानों की अपनी समस्याएं, जितने भी हमारे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो राजनेता हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे सैनिक दिल्ली की तरफ आते हैं और जैसे ही वो क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर से लीडरशिप यानी नेतृत्व प्रदान करने के लिए गुहार लगाते हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं होता, यकीन ही नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली में वो लीडर तो बन जाते हैं, नेता तो बन जाते हैं, लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उनके पास में अब वो विजन नहीं बचा है। बाकी के लीडर्स के पास में भी वो विजन नहीं है, उनके पास में भविष्य को देखने के लिए वो नज़र नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, साथ ही साथ में भविष्य के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई उनके पास में स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, लंबे समय तक जो विद्रोह है वो उसको डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, इसलिए क्या हो जाता है, वो उसकी धार में कमी आती है, रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है। जितने भी सैनिक है बेसिकली वो क्या है, गरीब परिवारों से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, उनके पास में ज़्यादा संसाधन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश है उनके पास में क्या है, टेलीफोन है, उनके पास में टेलीग्राफ है, उनके पास में पूरी मशीनरी है, उनके पास में अत्याधुनिक हथियार हैं, उनके पास में रेलवे भी है। तो इन सब से क्या होता है, उनको मदद मिल जाती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनको कोई तकलीफ होती नहीं है। तो इस वजह से क्या किया उन्होंने, विद्रोह को दबाने में और उनको सहायता मिल जाती है। यहाँ पे क्या है, सीमित जन समर्थन होता है, यानी हमारे यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब क्या है, किसान परिवारों से आते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम चीज़ों के बावजूद भी क्या है, उसको मध्य वर्ग का क्या नहीं मिल पाता है, समर्थन नहीं मिल पाता है। जो मिडिल क्लास है बेसिकली उससे क्या नहीं मिल पाता है, उसको अप्रोप्रिएट सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हर एक पूरे के पूरे भारत में ये जो क्रांति है बेसिकली फैल नहीं पाती है, और हर क्षेत्र से इसको समर्थन मिल नहीं पाता है। कुछ एक गांव से, कुछ एक किसान परिवारों की तरफ से ही इनको क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, सीमित समर्थन भी क्या रहता है, इस 1857 की क्रांति के असफल होने का एक बड़ा कारण होता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, सभी के सभी सही हैं, जो क्या करते हैं, कलेक्टिवली 1857 की क्रांति को असफल होने में अपना योगदान देते हैं। भविष्य में आपको ये याद रखना है, ये सारे फैक्टर्स जो है इन पे काम करना है अगर कभी भी इस तरह की चीजें होती हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें। आपको बताना है 1857 की महान क्रांति के परिणामों में शामिल नहीं है, क्या क्या इसमें से शामिल नहीं है। स्वागत है आपका भाई दीपक जी, नायक साहब नमस्कार। कोटा से हैं आप, राजस्थान से, मैं राजस्थान भरतपुर से। चलिए जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करें आप, फटाफट फटाफट। देखिए जब हम बात करेंगे इसके परिणामों के बारे में
देखिए, सुने ध्यान पूर्वक। ये तो भाई 1857 की क्रांति जो है उसको क्या कर दिया जाता है, पूरी ताकत लगा करके, ब्रिटिश की पूरी ताकत लगा दी जाती है और ताकत लगा करके इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। लेकिन इस तरह का विद्रोह फिर से ना हो आगे, इस तरह के रिवॉल्ट ना हो भारत में, क्योंकि ये सोने की मुर्गी थी, यानी सोने की चिड़िया थी, रोजाना आपको सोने के अंडे देने वाली चिड़िया थी भारत अंग्रेजों के लिए। और वैसी स्थिति में अब वो उनके हाथ से जा ही रही थी, तो वो जाते जाते ही बची थी। यानी कि एक इतना संपन्न, इतने सारे रिसोर्सेज दुनिया के और कहीं नहीं मिलने वाले थे अंग्रेजों को। यानी यहाँ पे उनको हर प्रकार की फसल मिल रही है, हर प्रकार का उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे तमाम तरह के स्पाइसेस मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा है। यानी अंग्रेजों की ज़रूरतों की सारी चीज़ें भारत के पास में अवेलेबल थी। और वो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का एक संसाधन संपन्न कोई राष्ट्र, कोई भी राज्य उनके हाथ से जाए। तो उसके लिए वो क्या थे, पूरी तरह से सजग थे उसके मामले में। अब वैसी स्थिति में जब ये 1857 का रिवॉल्ट हो गया, कभी भी उन्होंने इस तरह की बात सोची नहीं थी कि ऐसी भी कभी कोई घटना हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, अब वो नहीं चाहते कि ऐसी घटना फिर से भविष्य में हो, इस तरह की कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की दुर्घटना उनके साम्राज्य के सामने आए, वो कभी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन लेकर के आते हैं। यानी महारानी जो है, बेसिकली महारानी की उद्घोषणा आती है, जिसके बारे में हमने सुबह की क्लास में डिटेल में बताया आपको। 1858 का क्या आता है, एक एक्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी इसको कहा जाता है स्वशासन अधिनियम। यानी भारतीयों को क्या है, स्वशासन देने के लिए, या सुशासन कई बार इसको बोल दिया जाता है, स्वशासन नहीं बोलेंगे, माफ कर देना, सुशासन मतलब अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से इसको जानते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, पहला और इंपॉर्टेंट जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे, हर प्रकार के अफेयर को क्या कर दिया जाता है, खत्म। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला यहाँ से साफ कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा रोल खत्म, उसका कोई अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होगा, कोई भी प्रशासनिक काम नहीं होगा, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, सारे के सारे मामले उसके क्या कर दिए जाते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, धार्मिक मामले जो हैं, सामाजिक मामले हैं, उसमें हस्तक्षेप की नीति को फॉलो किया जाता है। यानी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को इधर यहाँ पे क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यानी जिसको एडॉप्शन करना है, जिसको गोद लेना है, वो ले आराम से। नए राज्य अभी अक्वायर किए नहीं जाएंगे, किसी प्रकार से नए राज्यों को क्या नहीं किया जाएगा, अधिकृत नहीं किया जाएगा। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है बेसिकली अब उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, सेना का पुनर्गठन करने के लिए एक पील आयोग का गठन किया जाता है। पील आयोग जो है बेसिकली उसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और पील आयोग की जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनके हिसाब से क्या किया जाता है, सेना का पुनर्गठन। यानी कि अभी तक क्या होता था, यहाँ पे लगभग 87% के आसपास क्या था, सेना में भारतीयों का क्या था, उनका रिप्रेजेंटेशन था। उनका ध्यान रखना है आपको, भारतीय ही हुआ करते थे स्पेशली सेना के अंदर। यानी ऊंचे पदों पे ही क्या किया जाता था, ब्रिटिशर्स को रखा जाता था। अब क्या किया गया, इसका कंपोजिशन बदल दिया गया और अब इसका अनुपात जो किया गया था वो था 2:1। यानी 2 भारतीय सैनिकों पे 1 अंग्रेजी सैनिकों की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पे ये समझ लीजिए, जितने भी जहाँ जहाँ पे क्या है आर्मरीज हैं, जहाँ जहाँ पे क्या है बंदूक हैं, जहाँ पे गोला बारूद है, उन सभी स्थानों से सभी भारतीयों को क्या कर दिया गया, दूर उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। यहाँ पे क्या होगा, अभी हर एक जाति से, हर एक समुदाय से क्या किया जाता है, सैनिकों की भर्ती। यानी अभी तक क्या होता था, ब्राह्मणों से ही क्या किया जाता था, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से क्या किया जाता था, सैनिकों को भर्ती किया जाता था। लेकिन अब ये जो नीति है उसको छोड़ दिया जाएगा। अब इसका क्या होगा, अब उसका सेना का हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, अमलगमेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। यानी हर समुदाय से, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, सभी समुदाय से क्या किया जाता है, सैनिकों की भर्ती। और अब उसके साथ में क्या किया जाता है, यानी तमाम तरह से अब उनको कोशिश ये की जाती है कि उनको जाति के नाम पे, उनको धर्म के नाम पे, उनको क्षेत्रीयता के नाम पे क्या किया जा सके, अलग अलग रखा जा सके। मतलब एक होने से उनको हर संभव क्या है, रोकने का प्लान यहाँ पे किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं बेसिकली वो क्या थे,
1857 की क्रांति जैसी घटना भविष्य में फिर से ना हो, इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, सेना का पुनर्गठन किया जाता है। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे जो कि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास हैं, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं सुबह की क्लास में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक बार सुबह जाकर के देख लीजिएगा, सारे के सारे पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। आपको बताना है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। एक बुक है, बहुत ही शानदार ये बुक है और बार बार यहां से सवाल पूछे जाते हैं। मुझे बताइए कमेंट करके क्या है इसका सही जवाब। द ऑथर ऑफ बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज, बताएं जल्दी से क्या है। पूरन चंद जोशी, क्रिस्टोफर हिवर्ट, जॉर्ज ब्रूस मल्लेशन और वीर सावरकर, क्या है सही आंसर। ये सारे के सारे ऑथर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए और उन्होंने जिन जिन बुक्स का नाम रखा है, लिखा है, जो जो बुक पब्लिश करी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं भाई। चलिए, तो जिन जिन महारथियों ने जवाब दे दिया है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम है वीर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर साहब ने क्या किया है, इस पुस्तक को लिखने का काम किया है। तो गाइज आज के थे 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि किसके बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में। बहुत सारी बातें अभी इसके अंदर रह गई हैं, फिर कभी किसी क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए कमेंट करके बताना ज़रूर है। और अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है, पढ़ाई खूब ज़बरदस्त करनी है। थैंक यू, जय हिंद।